गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ लिया था, जिसमें अपन ने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों को मिला के अच्छे से समझ लिया था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है यूनिट थर्ड। प्रीवियस क्लास में अपनी यूनिट सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन के साथ ही कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन आपके पेपर नंबर सेकेंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो है जेनेटिक्स। इसे बोलते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। तो जेनेटिक्स क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिकों ने खोज की थी, क्या बताया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं, फिर जेनेटिक्स किसे कहेंगे, इसके अपन इंट्रोडक्शन की अच्छे से बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना। आपने नाम सुना होगा सभी ने एंटन वॉन ल्यूवेनहोक का। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक नामक साइंटिस्ट ने सन 1677 ईस्वी में स्पर्म का अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने स्पर्म के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया और इसका एग के साथ, अंडे के साथ, जिसे बोलेंगे अपन एग, उसके साथ संबंध होना बताया था। किन्होंने? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक 1677 ईस्वी में। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने? स्पर्म का संबंध एग से होना बताया था। तो ये तो अपन ने इनके कार्यों के बारे में जाना कि इन्होंने भी, अपन बता सकते हैं कि जेनेटिक्स या आनुवांशिकी को समझाने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा जेबी लेमार्क। जेबी लेमार्क या डायरेक्टली लेमार्क का नाम सुना होगा। तो लेमार्क ने यह मत प्रस्तुत किया था, इनका जो जीवन काल रहा था वो था 1744 से 1829 तक। इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया था कि कोई जीव है वह अपने जीवन काल में जो लक्षण उपार्जित करता है वह वंशानुगत होते हैं। लेमार्क ने यह कहा था कि कोई भी एनिमल है वो अपने जीवन में जो जो लक्षण सीखता है वो उसके आगे के वंश में भी जाते हैं या वंशानुगत होते हैं। तो इन्हें अपन लेमार्कवाद, इनको क्या नाम दिया गया? लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा गया, जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है काफी। यानी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनकी वंशागति का सिद्धांत इसे कहा गया। फिर नाम सुना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल का। इनका जो जीवन काल रहा था
1822 से 1884। ग्रेगोर जॉन मेंडल, या डायरेक्टली मेंडल कहूं तो इनको आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। क्या माना जाता है? जेनेटिक्स के फादर किन्हें माना जाता है? ग्रेगोर जॉन मेंडल को। क्लियर है? ये तो अपन ने जेनेटिक्स की हिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया है। अब जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते किसे हैं उसको समझ लें। तो ध्यान से सुनना, जूलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत, जूलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों, जिन्हें बोलते हैं अपन जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, जूलॉजी की वह ब्रांच या वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी लक्षणों या जेनेटिक कैरेक्टर्स के माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होने का अध्ययन किया जाए। यानी जो लक्षण माता पिता में थे, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में थे, वो डॉटर्स में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एवं किसी एक स्पेशल आनुवांशिक लक्षण की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का अध्ययन भी किया जाता है। इसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जूलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होने का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा लक्षण उपस्थित है, कौन सा लक्षण अनुपस्थित है। तो ऐसी शाखा को अपन, जूलॉजी की ऐसी शाखा को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये अपन ने इसकी हिस्ट्री को भी समझ लिया है, इसकी डेफिनेशन को भी जान लिया है। क्लियर है यहां तक? अब अपन बात करेंगे मेंडल के कार्यों की, कि मेंडल ने अपने जीवन काल में कौन कौन से जेनेटिक्स के ऊपर या आनुवांशिकी में कौन कौन से कार्य इन्होंने किए थे। यहाँ पर अपना जो मेन एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपने कई बार नोट किए होंगे। तो नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, वर्क्स ऑफ मेंडल, मेंडल के कार्य। तो जीन, ध्यान से सुनना, जीन एवं डीएनए, जीन और एक तरफ है डीएनए, इन दोनों का आपस में संबंध होने का पता चलने से पहले ही मेंडल ने उद्यान मटर, यानी कि एक तरफ जीन है एक तरफ डीएनए है, ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं या एक ही होते हैं, इसका पता चलने से पहले ही मेंडल ने उद्यान मटर जिसे बोलते हैं गार्डन पी, साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम, यही है। इस पर अनेकों प्रयोग किए एवं अपने सिद्धांतों को, एवं अपने जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के सिद्धांतों को सन 1866 में प्रस्तुत किया। अपने सिद्धांतों को सन 1866 में इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इन सिद्धांतों को संपूर्ण रूप से मान्यता सन 1900 ईस्वी में, पूर्ण रूप से मान्यता कब मिली थी? सन 1900 में मिली थी।
और ये मान्यता कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिलवाई थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे वो? 3 वैज्ञानिक थे। एक तो फर्स्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, सेकंड थे कार्ल कोरेंस, और थर्ड थे इरिस वॉन सेरमैक। इरिस वॉन सेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, इरिस वॉन सेरमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल के जो जेनेटिक्स के जो रूल्स थे उनकी स्टडी की, और इन रूल्स को सन 1900 ईस्वी में मेंडल के आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नियमों का इन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रतिपादन किया था, इनको मान्यता भी इन्होंने दिलवाई थी। तो इनका नाम भी मेंडल के साथ साथ लिया जाता है, इनको भी याद किया जाता है, क्योंकि आज जो मेंडल इतना फेमस है जेनेटिक्स में, वो इन 3 वैज्ञानिकों के ही कारण फेमस है। अगर ये 3 वैज्ञानिक मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स थे जेनेटिक्स के उन पर स्टडी नहीं करते और मान्यता नहीं दिलवाते, तो आज अपन इन मेंडल्स को भी अच्छी तरीके से नहीं जान पाते, इनकी जगह कोई और ही वैज्ञानिक होता फिर। तो आप इन 3 वैज्ञानिकों को भी स्पेशली ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? ओके। आगे फिर मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने वन टाइम वन जेनेटिक कैरेक्टर का ही अध्ययन किया। मेंडल की जो खास बात थी वो ये थी अपने जेनेटिक्स के वर्क्स में, इन्होंने एक बार केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, कि जैसे मान लो कि लंबे पौधे को इन्होंने लिया है तो उसी पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, दूसरे पे नहीं किया कि वो छोटा है, एक बोना है कि उसमें फ्लावर कैसे आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। ओनली एक बार जैसे लंबाई का लेना है तो लंबाई पे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो ये उन्होंने खास बात थी जो उन्होंने अपने कार्यों में अपनाई थी। तो अपन क्या बताएंगे कि मेंडल ने एक बार केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, इन्होंने एक टाइम लंबे पौधे लिए एवं इनका क्रॉस जो है, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण जिसे बोलते हैं, ये करवाया इन्होंने बोने पौधे। यानी कि इन्होंने लंबे पौधे लिए और उनका क्रॉस करवाया बोने पौधे से। ये क्रॉस किस प्रकार का था? परपरागण, परपरागण जिसे अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे उत्पन्न हुए क्रॉस पॉलिनेशन के कारण, जो इन फ्लावर से, फ्लावर के बीजों से जो पौधे उत्पन्न होते हैं नए, वो सारे के सारे लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं, सारे के सारे लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर मेंडल ने यह बताया, यह समझाया कि जब लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण की क्रिया करवाई जाती है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावी
लक्षण, इसे अपन बोल सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी वह F1PD में वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। इसे कैपिटल T के माध्यम से शो किया जाता है। क्लियर है? जबकि वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से F1PD में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी, क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। इसे स्मॉल t द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? स्मॉल t द्वारा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब मेंडल ने एक टाइम एक ही करेक्ट आनुवंशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच पर परागण की क्रिया करवाई, क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया करवाई, तो उन्होंने देखा कि F1PD इनसे उत्पन्न होने वाले जो पौधे थे वह सभी लंबे थे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यह समझाया कि F1PD में वह लक्षण जो प्रभावी प्रत्येक रूप से प्रकट होता है वह तो कहलाता है प्रभावी लक्षण, जिसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, जिसे हमेशा कैपिटल T द्वारा शो किया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है? लेकिन वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता है अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। इसे स्मॉल t द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? अतः जेनेटिक्स के दृष्टिकोण से ऐसे लक्षण जो जोड़ी के रूप में, कैसे? जोड़ी के रूप में, जिन्हें जोड़ी को बोलते हैं अपन पेयर। ऐसे लक्षण जो जोड़ी के रूप में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? एलील्स। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एलील्स किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? कई बार या जो लक्षण होते हैं वह युग्मों के रूप में या जोड़ी के रूप में या पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं, तो इनको बोलते हैं एलील्स। क्लियर है? ओके। अब जो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें रिजल्ट क्या आया उसको अपन लिख लेते हैं। इसे बोलते हैं चेकर बोर्ड। इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी था। ये भी पहले अपने काफी पढ़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है अपने लिए, पुराना ही है। तो F1 जो PD में प्राप्त हुए पौधे वो कैसे थे? सारे लंबे। पेरेंट इसका इससे, फिर इसका इससे, या फिर डायरेक्टली अपन तो इसका जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। क्लियर है? फिर इसका इससे और इसका इससे, तो भी क्या आया? कैपिटल T और इस कैपिटल T स्मॉल t। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें ये कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T आ रहा है। तो सभी, मेंडल ने भी ये बताया कि F1PD में, ये कौन सी पीढ़ी है? F1PD। इसमें सभी जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं फ्लावर से, फ्लावर बनेंगे, फ्लावर से जो बीज बनेंगे उनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे वो सारे लंबे लंबे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। तो मेंडल ने यही बताया था कि वह लक्षण जो प्रभावी रूप से F1PD में प्रकट होता है वह प्रभावी, प्रत्यक्ष रूप से जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, ये वाला।
लेकिन वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब इन्हीं को अपन सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया करवाएं, यानी कि स्वपरागण जिसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से मैं बना दूं ऐसे। ये मेल और फीमेल यूगेमिट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यह है F2PD। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि F2PD भी अगर इसकी प्राप्त करें अपन स्वपरागण करवाकर, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वही है लंबे पौधे। ये कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि जो प्रत्येक रूप से जो लक्षण प्रकट हो रहा है वह अपना प्रभाव दिखा रहा है, जिसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर है? अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे मेंडल ने, इनके आधार पर मेंडल ने 3 प्रकार के नियम बनाए थे, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडल के आनुवांशिकी के नियम या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सुना होगा आपने नाम। क्या बोलते हैं उन्हें? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है आनुवांशिकी, यानी कि मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसके आधार पर मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। वो कौन कौन से रूल्स थे, उनमें से फर्स्ट की बात करते हैं अपन। इनमें से कोई सा भी एक या तीनों एक साथ बड़े क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अपने इनको ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों में सावधानी पूर्वक क्रॉस करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को सावधानी पूर्वक क्रॉस करवाया जाता है, तो F1PD में वह लक्षण जो सबसे अधिक उपस्थित होता है वह कहलाता है प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को जब सावधानी पूर्वक अपन क्रॉस करवाते हैं, तो F1PD में वह लक्षण जो प्रकट होता है मुख्य रूप से, वह प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये था कि जब रेड फ्लावर वाले प्लांट्स को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से
पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया तो F1 पीढ़ी में रेड फ्लावर वाले पौधे ही उत्पन्न हुए। ये थे रेड फ्लावर और ये थे वाइट फ्लावर। ठीक है, पेरेंट्स क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी ये सभी कैसे थे? ऑल रेड। ये थी F1 पीढ़ी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ये रेड है ये वाइट है, एक जोड़ी है, ठीक है, इनको जब सावधानी पूर्वक क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण मुख्य रूप से प्रकट हुआ। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपके सामने है। लेकिन जब इन F1 पीढ़ी के जो रेड कलर के जो पौधे थे फ्लावर वाले, इनको जब स्वपरागण करवाया तो F2 पीढ़ी में ये गैमीट्स हो गए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी कि इसमें भी जो रेड फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है। तो अपन किसी जीव के बाहरी लक्षणों का वर्णन करते हैं तो वो कहलाता है फिनोटाइप, फिनोटाइप। और उसकी जीन की संरचना का वर्णन करते हैं तो वो कहलाता है जीनोटाइप। ठीक है, तो यहां पे अपन बाहरी लक्षणों का वर्णन करें पौधों की तो कितना आएगा इसका फिनोटाइप? 1 2 3, 3:1, ये 3:1। लेकिन जीनोटाइप का बात करें तो ये प्योर रूप से रेड फ्लावर है, ये हाइब्रिड रेड है और ये प्योर वाइट है। तो ये कैसा हो गया? 1:2:1। तो यहां पे ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बताया है इस नियम में। ये नियम तो बस इतना सा बताता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को जब सावधानी पूर्वक क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी होता है। यानी कि यहां पे ये जो रेड कलर है यह प्रभावी है वाइट कलर पे। तो इसीलिए मेंडल ने इसको प्रभाविता का नियम बताया या डोमिनेंस का लॉ बताया। क्लियर है? ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन इसका सेकंड रूल लेंगे और थर्ड रूल की भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।